हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रासो साहित्य है उस रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात है, इसके जो नोट्स और जो हिंदी व्याकरण के नोट्स है वो दोनों मैं तैयार कर रहा हूँ, तो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे क्योंकि ये जो नोट्स है वो बहुत ही क्वालिटी के नोट है। आपको इसके पढ़ने के बाद में जहां तक मेरे को वो उम्मीद है कि आपको नई गाइड या दूसरी गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसी से आपका काम चल जाएगा। एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका निर्माण किया है। अब बात करें हम रासो साहित्य की, तो हमारा जो रासो साहित्य है, तो इस रासो साहित्य के अंदर हम जो रासो शब्द है, इस रासो शब्द की उत्पत्ति की बात करें, यानी जो रासो शब्द है वो आया कहां से, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नरपति नाल्य है, नरपति नाल्य की एक रचना है जिसका नाम है विसल देव रासो, विसल देव रासो। उसमें उल्लेखित निम्न पद, एक पद है, उसके आधार पर इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। रसायन, रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। मोस्ट है, पूछा जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किस विद्वान ने मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। या पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो रसायन शब्द से हुई है। तो आप अच्छे से याद रखोगे। अब वो जो लाइन है वो लाइन कौन सी है वो आपको बताता हूं। यानी ये लाइन नरपति नाल्य की रचना है विसल देव रासो, तो ये लाइन उसके हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी ये लाइन देख के भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन किस रासो से संबंधित है, तो विसल देव रासो, परमाल रासो, दूसरी बात पृथ्वीराज रासो, इस प्रकार की नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिए। लाइन है 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल्य रसायन आरंभ है शारदा तुटी ब्रह्म कुमारी। यानी ये जो श्लोक दे रखा है, उससे जो श्लोक है उसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारे जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। ये रसायन इसके अंदर नाम आया है इसके आधार पर, ठीक है। तो याद रखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द की जो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, रसायन से मानी है। ये शब्द किसमें है, तो हमारे विसल देव रासो में है जो नरपति नाल्य की रचना है, ठीक है। ये लाइन देके भी पूछा, यानी यहाँ से 4-5 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको याद रखोगे, ठीक है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल्य रसायन आरंभ है शारदा तुटी ब्रह्म कुमारी। फिर बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक, ठीक है, उसने रसायन से मानी है, इसने रासक से मानी है, से निम्न कर्मानुसार मानी है। उसका कर्म रखा है, किस प्रकार मानी है, देखिए कर्म क्या है, रासक, ठीक है। ये जो रासक शब्द है ये रासक है, उस रासक से बना रास्य है, रास्य है, फिर बना रासा और उसके बाद बना रासो, ठीक है। तो एक शब्द हमारे सामने हो गया रासक, एक शब्द हो गया रासक और एक शब्द हो गया रसायन, ठीक है। तो जो रसायन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और जो रासक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। दोनों नाम महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और हिंदी साहित्य का इतिहास है वहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये महत्वपूर्ण विद्वान है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इनकी प्रत्येक लाइन आपके दिमाग में अच्छे से सेट होनी चाहिए। फिर बात करें गारसा देतासी, गारसा देतासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसु, राजसु ये रहा, राजसु या राजसुई शब्द से मानी है, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे। यानी मैंने इसके अंदर वही पॉइंट ऐड किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कविराय श्यामलदास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर,
के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। यानी राजसु, राजसु हो गया जो गारसा देतासी ने माना है, रासक हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, और रसायन हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। रही बात ये कविराज श्यामलदास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और नागरी प्रचारणी सभा काशी, इनके द्वारा जो एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया हिंदी शब्द सागर, उसके जो संपादक थे उन संपादकों ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास, जो रास लीला होती है कृष्ण की जो रास लीला है, तो उस रास से मानी है। जो हमारे रास साहित्य की बात करें तो उसको जैन साहित्य भी बोला जाता है। रास जो साहित्य है ना उसको क्या बोला जाता है, जैन साहित्य भी बोला जाता है। तो ये जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है उसने रास शब्द से मानी है। पर ज्यादा महत्वपूर्ण आप यहाँ तक तो आपको तीन तो याद होना ही चाहिए। तीन कौन कौन से, एक मिनट में इरेज करके बताता हूँ आपको। यानी बाकी आप उस क्वेश्चन को देख के आप कर सकते हो, परंतु तीन आपको, एक तो जो रसायन है रसायन, दूसरा हो गया रासक, और तीसरा हो गया राजसु। तो ये हो गया आपके शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हो गया द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये हमारे हो गया गारसा देतासी। तो ये तीन है, ये तो आपको दिमाग में अच्छे से होने ही होने चाहिए। आगे देखिए, आगे बात करें निर्णायक मत या सर्वमान्य मत, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत रासक शब्द ही सर्वमान्य है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो माना है वो ही क्या है, सर्वमान्य मत है। यानी रासो शब्द की उत्पत्ति हमारे रासक से हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से किस विद्वान ने माना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। दूसरी बात, सर्वमान्य मत से रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, रासक से, ठीक है। इसके प्रमाण के लिए, यानी जो माना गया उसके प्रमाण के लिए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना है वो अब्दुल रहमान की है, रचना को प्रस्तुत किया है। यानी इसके प्रमाण के लिए भाई रासक शब्द से आपने माना है तो किस आधार पर माना है, तो उसके प्रमाण के लिए डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना उसने अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश रासक उसको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, यानी रासो साहित्य है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं है वो देखिए। चारण कवियों द्वारा रचित, यानी जो रासो साहित्य है उसके अंदर जो कवि है वो कौन है, चारण है। यानी चारणों द्वारा जो रचित साहित्य है वो सारा साहित्य क्या है, रासो साहित्य की श्रेणी में आता है। अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, आगे भी मैंने आपको बताया था आदिकालीन जो प्रवृत्तियां थी उन आदिकालीन प्रवृत्तियों के अंदर आया था कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। यानी ये जो कवि थे वो कवि क्या करते थे, ये अभी जो वर्तमान में कवि है उस प्रकार के कवि नहीं थे, क्योंकि ये जो सारे कवि थे इनके जो रोजी रोटी का जो साधन था वो क्या थे, जो राजा महाराजा जो शासक होते थे वही एक था जरिया। तो ये उनके दरबार में रहते थे, क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी वो क्या थी, राजा महाराजा ही थे। तो ये राजा महाराजाओं के दरबार में रहते थे और जिस राजा महाराजा के दरबार में रहते थे उन राजा महाराजाओं का यशोगान करना, उसको बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन करना, ये इनके जो विशेषताएं थी ये ज्यादातर उनकी ही वर्णन करते थे। तो हमारे जो रासो साहित्य जो चारण कवियों ने लिखा है, तो उन चारण कवियों ने जो रासो साहित्य लिखा है उस रासो साहित्य के अंदर क्या था, आश्रयदाता मतलब जिस शासक के ये आश्रय में रहते थे, जिस शासक के जहां ये रहते थे उनका शौर्य यानी उसको बढ़ा चढ़ा वर्णन, और उनका ऐश्वर्य था उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन किया है। तो दो विशेषता हो गई, एक हो गई चारण कवियों द्वारा रचित रासो साहित्य, दूसरा इसके अंदर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। आगे बात आगे रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की झलक, यानी उस समय जो सामंत थे, सामंत
थे। उन सामंतों का जो जीवन शैली थी वो भी उसके अंदर रासो साहित्य में हमें देखने को मिलती है। ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश, यानी ऐतिहासिक वर्णन तो था ही, यानी जो इतिहास की जो घटनाएं थी वो तो थी, उनके साथ में क्या था, कल्पनाएं थी। यानी जो आपके जो हम पृथ्वीराज रासो देखेंगे तो उसके अंदर दोनों है, ऐतिहासिकता भी है और कल्पना भी है। युद्ध व प्रेम का वर्णन अधिक, यानी दो ही वर्णन थे, या तो वो राजा महाराजाओं का जो युद्ध होता था उनका वर्णन करते थे, और या फिर उनसे संबंधित जो प्रेम था, यानी जो राजा से संबंधित जो प्रेम था उस प्रेम को वो वहां पर रचनाओं में व्यक्त करते थे। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, ये ऊपर से ही संबंधित है, क्योंकि युद्ध है तो वहां पर वीरता आएगी, वीर थे, और श्रृंगार प्रेम है तो श्रृंगार है, तो ये तो इससे संबंधित ही है दोनों, ठीक है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग, यानी डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ था। तो मैंने आपको डिंगल और पिंगल शैली के बारे में पहले ही बता दिया है, क्योंकि डिंगल क्या है भाई, इनके दोनों के साथ में क्या है, ये जो अपभ्रंश है, उन अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी भाषा, यानी अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, तब तो क्या हो जाएगा, डिंगल हो जाएगा। अपभ्रंश के साथ में राजस्थानी भाषा है तब तो डिंगल हो जाएगा, और अपभ्रंश के साथ में अगर ब्रज भाषा है तो पिंगल हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया आपको पिछली क्लास में। विविध प्रकार की भाषा व अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग, यानी अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है और अलग अलग छंद भी वहां पर प्रयोग किए गए। चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का वर्णन, यानी जो चारण कवि थे उनकी जो मानसिकता थी वो क्या, संकुचित, संकुचित का मतलब छोटी मानसिकता थी। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध व अर्ध प्रमाणिक है, यानी जो रासो साहित्य लिखा गया चारण कवियों द्वारा वो काव्य है वो संदिग्ध है, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है। जैसा उन्होंने वर्णन किया वैसा उस टाइम का माहौल नहीं था, यानी जिस राजा को उन्होंने बड़ा चढ़ाकर बताया उतना वो बलवान व शक्तिशाली या महान नहीं था, तो वो अर्ध प्रमाणिक हो जाता है, यानी पूरा प्रमाणिक नहीं है। आधी उन्होंने कल्पना की है और आधा ही उसको प्रमाणिक माना है। आगे है रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं, रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। तो रासो साहित्य की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वही मैंने यहाँ पर ऐड किए, पूरी नहीं किए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो पहली है हमारी पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो है उसका हमने आगे जो मुख्य मुख्य उसका विस्तार से भी किया, पर यहाँ पर मैंने इनका सिर्फ रचना और उनका जो लेखक है वो लिखा है। पृथ्वीराज रासो है उसका लेखक है चंद बरदाई। फिर है विशल देव रासो, उसका लेख नरपति नाले। फिर है परमाल रासो जगनिक। हमीर रासो सारंगधर। खुमान रासो दलपत विजय, दलपति विजय, दलपति विजय, इस प्रकार लिखा है, ठीक है। फिर है विजयपाल रासो नल सिंह भाट, नल सिंह भाट। फिर है बुद्धि रासो, वह जलहण, जय आधा लय है और ण, जलहण। कुमारपाल रासो, कुमारपाल रासो है देवप्रभ जो 14वीं शताब्दी में था, देवप्रभ जो कुमारपाल रासो के रचनाकार। फिर बाद में बात करें हम प्रमुख काव्य पंक्तियां, यानी जो ये रासो साहित्य था चारण कवियों द्वारा लिखा गया, उनमें से जो कवियों की जो ये लाइनें हैं, पंक्तियां, ये पंक्तियां देखकर हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो इन जो लाइनें हैं इनको भी आप अच्छे से दिमाग में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए पहली है जो जीव शासन भाषियु सो भई कहिए सारू। आगे है जो पाले ही सही बाहु करी सो सारी पावई पारू, यानी सारू और पारू। देवसेन जो श्रावकाचार है उसके रचनाकार है, जो 933 ईस्वी की रचना है, 933 ईस्वी की रचना है देवसेन की। ये देवसेन क्या थे, जैन कवि थे, और श्रावकाचार इसकी रचना थी। श्रावकाचार में क्या था, 250 दोहे या पद था, बताया मैंने 200 दोहे या पद थे, जिसके अंदर क्या था, ग्रस्त धर्म का वर्णन था, ग्रस्त धर्म का वर्णन था, ठीक है। तो ये आपको याद होना
चाहिए। अब रही बात इन लाइनों की, अब इन लाइनों को याद कैसे, क्योंकि इसको देखो, ये जो भाषा है ना, जो अपभ्रंश भाषा है, इसको बोलने भी थोड़ा अजीब लगता है, वर्तमान भाषा की तरह नहीं थी, तो अटपटी लगती है, याद भी नहीं होगी। तो इसको क्या है कि आप परीक्षा में अभी क्या करना है, आपको एग्जाम भाई उसमें पास होना है, तो उस पास होने के लिए हमारे को वो सामदाम दंड भेद वाली नीति लगानी पड़ेगी, जैसे तैसे करके कैसे भी हो उसको याद करना पड़ेगा, करेगा। तो आप कैसे याद करोगे इसको, इसमें क्या करते हो आप, जैसे देवसेन है ना, तो आप इसको ना श्रावकाचार से संबंधित है, तो जो सारूपारु देवसेन, सारूपारु देवसेन, इस प्रकार आप 2-3 बार इसे करते हो तो आपको ये दिमाग में हो जाएगा। पूरी लाइन को आप याद मत कीजिए। अब जो परीक्षा में ये लाइन आए तो ये सारू पारू या देवसेन, ये नाम आपको अटैच करके रखना, सारू पारू देवसेन। इस प्रकार आप एक छोटा सा अपने हिसाब से एक सूत्र बना लीजिए, सारू पारू देवसेन, देवसेन। तो ये सारू पारू देवसेन, अब आपको जैसे ही आए तो ये सारू शब्द देखा और देवसेन पकड़ के इस प्रकार कर सकते हो आप। यही शॉर्ट तरीका है एग्जाम में। आप पूरे इसको रटने बैठ जाओगे तो आप नहीं रट पाओगे। एक लाइन ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं, तो आप कितनों को ऐसे रटोगे। तो इस प्रकार करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आगे है, पंडिये सैल सत बखाणी देही रुद्र बसंत न जानी, अमणा गमन न तेन बिखंडिये तो भी विलजही बनही हऊ पंडिये। ये सरह हमारे जो पर हिंदी का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है, राहुल सांकृत्यायन ने माना है। तो ये जो राहुल सांकृत्यायन ने जो माना है हिंदी का प्रथम कवि, सर्वमान्य मत भी यही है। इसकी जो पंक्ति है इसको आप देखो यहां से पकड़ सकते हो, बसंत ने जान ही सरपा, बसंत ने जान ही सरपा, या फिर बणे हो पंडिये सरपा, बणे हो पंडिये सरपा। इस प्रकार करके कि ना इसको साथ में ही रख लीजिए पूरे को, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। मैंने जिस प्रकार याद करके रखा है, मैंने पहले से इसके नीचे अंडरलाइन इसीलिए कर रखी है कि आप इन शब्दों को पकड़ के आप कर सकते हो। जही मन पवन न संचरही, रवि शशि नाही पवेश, तही वत चित्त विषाम करू सरेह कहिए उवेश। तो यहां पर देखो पवेश और उवेश, सरपा, पवेश सरपा, उवेश सरपा, पवेश सरपा, उवेश सरपा, इस प्रकार करके आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, आगे इनसे संबंधित और भी रचनाएं हैं, जो लाइन है, इस प्रकार की पंक्तियां हैं, वो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।